हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का न्यू सिटीजन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, समीक्षा सीरीज हम यहां पर चला रहे हैं और इसमें भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की हम क्लासेस लगातार कर रहे हैं। और कल हमने अपनी क्लास में पढ़ा था संघ और उसका राष्ट्रीय क्षेत्र। भारतीय संविधान का जो भाग 1 है उससे संबंधित जो प्रावधान थे वो हमने यहाँ पर देखे थे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नागरिकता। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान आते हैं और नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, उन सभी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे नागरिकता क्या है और उससे भी पहले जानेंगे नागरिक कौन होते हैं और आर्टिकल भारतीय संविधान के भाग 2 में कहाँ से कहाँ तक है। इसमें तो आर्टिकल 5 से 11 तक है। ठीक है, उन सभी आर्टिकल्स में क्या क्या प्रावधान है, भारत का संविधान लागू होने के समय जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान थे वो क्या क्या थे, और संविधान लागू होने के बाद और आज वर्तमान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान क्या क्या हैं, और नागरिकता के लिए कौन कौन से ऐसे अधिनियम हैं, कौन सा अधिनियम जो नागरिकता के लिए प्रावधान करता है, किस अधिनियम के तहत आज वर्तमान में नागरिकता के जो नियम कानून है वो संचालित होते हैं। तो शुरू कर देते हैं आइए थ्योरी से, उसके बाद हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए, बात कर लेते हैं नागरिक। नागरिक कौन होते हैं? नागरिक जो किसी भूभाग या किसी क्षेत्र से संबंधित होते हैं या अपना संबंध रखते हैं या उस पर अपनी अधिकारों की शक्ति उनके पास होती है, उन्हें नागरिक कहते हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो किसी क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, कोई क्षेत्र हो सकता है, कोई भूभाग हो सकता है, और उस क्षेत्र पर अपने अधिकारों का प्रयोग करने की शक्ति रखता है, उसे नागरिक कहा जाता है। ठीक है, किसी भी भूभाग से संबंध रखने वाला व्यक्ति जो है और उस भूभाग पर वो अपना अधिकार भी अगर रखता है तो उसे नागरिक कहते हैं। नागरिक अपने देश के कानून से बंधे होते हैं। अब जिस भूभाग या देश से नागरिक संबंध रखते हैं वो उसके कानून और नियमों से जो है बंधे हुए होते हैं और किसी भी राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। किसी भी राज्य, देश आदि के पूर्ण सदस्य माने जाते हैं नागरिक। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नागरिकता। नागरिकता से क्या तात्पर्य है, नागरिकता की संकल्पना क्या है। ठीक है, तो नागरिकता का जो अभिप्राय है वो है कि नागरिक यानी किसी भी राष्ट्र के सदस्य और उस राष्ट्र के बीच जो संबंध को दर्शाती है नागरिकता। देख लेते हैं, नागरिकता की अवधारणा किसी व्यक्ति के अपने संप्रभु राज्य के साथ संबंध को परिभाषित करती है। अब नागरिकता में 2 श्रेणियां आती हैं, एक नागरिक होते हैं और दूसरा हमारा विदेशी। अगर किसी भूभाग के या किसी देश के कोई सदस्य है, पूर्ण सदस्य है, तो वो तो उसके नागरिक कहलाएंगे। उनके अलावा जो भी व्यक्ति किसी क्षेत्र में रहेगा उसको विदेशी कहेंगे। ठीक है, जो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं उन्हें विदेशी माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, विदेशियों को भारत की नागरिकता से वंचित रखा गया है। ठीक है, भारत के संदर्भ में, अब भारत के संदर्भ में बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के साथ विभाजन के दौरान 1947 में विभाजन हुआ, उस टाइम नागरिकता से जो संबंधित प्रावधान थे वो काफी चर्चा में थे और संविधान लागू होने से पहले जब अधिनियमित किया गया था तो नागरिकता का प्रावधान जो है पूर्ण रूप से संविधान लागू होने से पहले नागरिकता के प्रावधान को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। तो पाकिस्तान के साथ विभाजन के दौरान जिन लोगों ने भारत की राष्ट्रीयता स्वीकार कर ली वे इसके नागरिक बने रहे, और जो लोग यहाँ से पलायन करके पाकिस्तान चले गए वो यहाँ के नागरिक नहीं रहे, वो कहाँ के, पाकिस्तान के नागरिक बन गए। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि नागरिकता जो है भारत में वो किसका विषय है। हमने 7वीं अनुसूची पढ़ी थी जो फेडरल लिस्ट या संघ राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है। तो नागरिकता किस सूची का विषय है? नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है या जो अधिकार क्षेत्र है या प्राधिकार किसके हाथों में है, वो संघ के हाथों में है। संघ अर्थात केंद्र। ठीक है, तो नागरिकता संघ सूची का विषय है। तो प्रश्न यहाँ पर बनाया जा सकता है कि निम्नलिखित में से नागरिकता किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो यहाँ पर हो जाएगा संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट है नागरिकता के सिद्धांत। ठीक है,
नागरिकता के बारे में हमने देखा। अब नागरिकता के सिद्धांत होते हैं कि किस आधार पर, किन किन आधारों पर नागरिकता किसी भी व्यक्ति की हो सकती है। तो एक होती है जन्मभूमि नियम, ठीक है, जस सोली इसको कहा जाता है। इसका तात्पर्य है मिट्टी का अधिकार, यानी जन्मभूमि या जन्म स्थान के आधार पर जो है नागरिकता। यह शब्द लैटिन भाषा के से लिया गया है। इस सिद्धांत के माध्यम से व्यक्ति उस राष्ट्र में जन्म लेकर नागरिक का दर्जा प्राप्त कर सकता है, यानी कि जन्म लेने के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर ही नागरिक बन सकता है। तो ये सिद्धांत है जन्मभूमि का सिद्धांत, या इसको मिट्टी का अधिकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट सिद्धांत जो है हमारा, नागरिकता के दो सिद्धांत हैं, जन्मभूमि के या जन्म स्थान के आधार पर, और दूसरा है वंशानुगत या ब्लड रिलेशन के आधार पर ना, रक्त संबंध द्वारा नागरिकता। रक्त संबंध द्वारा नागरिकता का क्या मतलब है? जैसे किसी व्यक्ति के माता पिता अगर किसी देश के नागरिक हैं तो उनकी संतान भी स्वतः उस देश की नागरिक हो जाएगी, भले ही वहां पर उनका जन्म, उस बच्चे का जन्म नहीं हुआ हो। ठीक है, इसका अर्थ है कि रक्त संबंधों का अधिकार, यह सिद्धांत व्यक्ति का जन्म चाहे किसी भी स्थान पर हुआ हो उसे नागरिक का दर्जा प्रदान करता है। इस सिद्धांत के माध्यम से किसी को नागरिकता मिल जाती है क्योंकि उसके माता पिता उस देश में पैदा हुए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये नागरिकता की संकल्पना में, नागरिकता के सिद्धांत में दो तरह के हमने सिद्धांत देखे हैं, जन्म स्थान या मिट्टी के सिद्धांत के आधार पर, मिट्टी के अधिकार के आधार पर, और दूसरा है वंशानुगत या ब्लड रिलेशन के आधार पर ना, रक्त संबंध के आधार पर। अब भारत ने किस दृष्टिकोण को यहाँ पर अपनाया है, आज किस आधार पर भारत में नागरिकता है, और संविधान सभा जब गठित हुई थी, जो संविधान निर्माण का काम कर रही थी, उसके क्या व्यू थे इस संबंध में। संविधान सभा ने रक्त संबंध द्वारा नागरिकता जो है उसकी अवधारणा का खंडन किया है। ठीक है, जो संविधान सभा थी उसने रक्त संबंध द्वारा नागरिकता के जो की संकल्पना है उसका खंडन किया था और भारत के मूल्यों के खिलाफ इसको माना था। क्यों? क्योंकि यह नस्लीय और भारत के मूल्यों के खिलाफ है, इसको नस्लीय आधार पर मानकर इसको नकार दिया था। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू समिति, 1928 की मोतीलाल नेहरू समिति है, देश की नैतिकता के अनुरूप अधिक उपयुक्त विधि के रूप में जन्मभूमि नियम की सिफारिश की थी। तो यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि भारत की नागरिकता के संबंध में मोतीलाल नेहरू समिति ने किस संकल्पना या किस सिद्धांत की सिफारिश की थी। तो यहाँ पर जन्मभूमि सिद्धांत की सिफारिश मोतीलाल नेहरू समिति 1928 में जो गठित हुई थी उसने की थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है हमारा भारत के जो संविधान है, भारत के संविधान में नागरिकता की क्या स्थिति है, अब इसको जान लेते हैं। हमने नागरिक कौन होते हैं ये देखा, नागरिकता की संकल्पना देखी, नागरिकता से क्या तात्पर्य है ये देखा, भारत की संविधान सभा का क्या व्यू था और नेहरू रिपोर्ट का इसमें क्या जो है दृष्टिकोण था। अब हम बात करते हैं संवैधानिक स्थिति। फाइनली भारत के संविधान में नागरिकता को क्या स्थिति दी गई है। ठीक है, तो भारत के संविधान के भाग 2 में संविधान के प्रारंभ के दौरान भारत में नागरिकों की स्थिति का सीमांकन करने के प्रावधान है। तो भाग 1 में क्या है, भाग 1 में हम देख चुके हैं पिछली अपनी क्लास में, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत के संविधान में नागरिकता की अवधारणा को शामिल किया गया है। भाग 2 को संविधान पर हस्ताक्षर करने की तारीख यानी 26 नवंबर 1949 से लागू किया गया था। नागरिकता के मामले पर नियंत्रण भारत की संसद का है। ठीक है, तो नागरिकता से संबंधित कोई अधिनियम अगर बनता है या फिर कोई भी अधिसूचना जारी होती है तो उसमें किसका अधिकार है, संसद का अधिकार है। ठीक है, क्योंकि यह 7वीं अनुसूची में निहित संघ सूची का विषय है। ठीक है, अभी हमने देखा था पिछली स्लाइड में कि नागरिकता किस सूची का विषय है, तो नागरिकता
संघ सूची का विषय है। अब हम बात कर लेते हैं अपने संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 पर, ठीक है, क्योंकि नागरिकता में जो आर्टिकल्स हैं वो 5 से 11 तक है। तो अनुच्छेद 5 में क्या है, ठीक है, अनुच्छेद 5 में क्या है, जो व्यक्ति भारत के निवासी और जन्मे थे, ठीक है, उन्हें नागरिकता प्रदान की गई। कब? जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस वक्त जो भारत में जन्मे थे या भारत के निवासी थे, उन सभी को, जन्मे और निवासी, उन सभी को भारत की नागरिकता दी गई, ठीक है। इसके साथ ही निम्नलिखित को भी नागरिकता प्रदान की गई। एक तो जो भारत में पैदा हुए थे और भारत के निवासी थे, उन दोनों को भारत की नागरिकता दे दी गई संविधान लागू होने के साथ साथ। लेकिन और क्या क्या प्रावधान थे? ऐसे लोग जो भारत में रहते थे लेकिन भारत में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उनके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ था, तो उसको भी संविधान लागू होने के दौरान नागरिकता भारत की सौंप दी गई थी, ठीक है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो संविधान के लागू होने से ठीक पहले 5 वर्षों तक भारत में रहा हो, ठीक है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले, यानी कि संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। ये तो संविधान लागू होने की तिथि है, लेकिन नागरिकता का जो प्रावधान हमारा अपना लिया गया था वो था 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो यहां से 5 वर्ष पहले से अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है तो वह भारत का नागरिक माना गया, ठीक है। तो भारत के निवासी, भारत में जन्मे, और ऐसा व्यक्ति जिसके, जो भारत का नागरिक तो नहीं है लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक अगर हो तो उसको भी भारत का नागरिक मान लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 6 की। आर्टिकल 6 हमारा कहता है, देखिए, जब देश का बंटवारा हुआ तो पलायन का जो है, पलायन की गति बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान रवाना हो रहे थे और पाकिस्तान से भी अधिकांश लोग यहाँ पर आए थे। तो अनुच्छेद 6 हमारा पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान करता है। पाकिस्तान से आए, भारत आए लोगों को नागरिक का दर्जा प्रदान करता है, ठीक है। जो कोई भी 19 जुलाई, इस पे एक तिथि का वर्णन है, 19 जुलाई 1949 से पहले भारत आया था, उसे भारत का नागरिक मान लिया गया यदि उसके माता पिता या दादा दादी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है। यदि उसके माता पिता या दादा दादी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो तो उसको भारत का नागरिक मान लिया गया था, अगर वह 19 जुलाई 1949 से पहले भारत आ चुका है। अब इस तिथि के बारे में, उपयुक्त तिथि के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को पंजीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा, ठीक है। अभी हम नागरिकता के जो अर्जन की प्रक्रिया है उसको पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो उसी में एक प्रकार है पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन द्वारा सिटीजनशिप एक्वायर करना। तो जो 19 जुलाई 1949 के बाद भारत आए हैं उनके लिए क्या होगा, अब उनको स्वतः नागरिकता नहीं मिलेगी, उनको पंजीकरण करने की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 7, इसमें क्या है, जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे विभाजन के बाद, पलायन के वजह से जो पाकिस्तान चले गए, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान है। इसमें कहा गया कि जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में भारत लौट आए, उन्हें पुनर्वास परमिट के साथ आने पर नागरिक माना जाएगा, ठीक है। उनको एक परमिट यहाँ पे अप्लाई कराना पड़ेगा, उसके बाद ही उनको भारत में अधिवास की अनुमति मिलेगी। अनुच्छेद 8 में क्या है, ठीक है। तो 5 तो संविधान लागू, आर्टिकल 5 संविधान लागू होने के समय नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताता है। आर्टिकल 6 हमने देखा
जो पाकिस्तान से भारत आए थे उनके विषय में नागरिकता से संबंधित प्रावधान करता है। और आर्टिकल 7 जो है वो जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे उनकी नागरिकता के संबंध में यहाँ पर निर्देश देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा आर्टिकल 8 है। ठीक है, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत से बाहर रहने वाला भारतीय मूल का कोई व्यक्ति, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इसको कहा जाता है। PIO, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा है या जिसके माता पिता दादा दादी में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, वह खुद को भारतीय राजनयिक मिशन के साथ भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकता है। ऐसा व्यक्ति भी भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण करा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 9। देखिए, आर्टिकल 5 था वो संविधान लागू होने के समय नागरिकता की स्थिति। आर्टिकल 6 हमने देखा जो पाकिस्तान से भारत आए थे उनकी नागरिकता के संबंध में क्या निर्देश है। आर्टिकल 7 हमने देखा जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे उनकी नागरिकता के संबंध में। आर्टिकल 8 हमने देखा जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो भारत से बाहर रह रहे हैं उनके संबंध में नागरिकता के प्रावधान। अब आर्टिकल 9 की बात करते हैं। उस व्यक्ति की नागरिकता पर रोक लगाकर भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा की पुष्टि करता है जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छानुसार किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता अगर प्राप्त कर लेता है तो स्वतः उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 है वो बताता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिएगा कनाडा गया और वो कनाडा की नागरिकता वहां पर अधिग्रहण कर लेता है वहां के नियम कानूनों के अनुसार, तो उसी दिन से जिस दिन वहां पर उसने नागरिकता ग्रहण की है भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये सीधा सीधा आर्टिकल 9 हमें बताता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 10। आर्टिकल 10 में क्या है, यह पुष्टि करता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने इस भाग के किसी भी प्रावधान के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त की है वह नागरिक बना रहेगा और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 10 यह कहता है कि किसी व्यक्ति ने अगर नागरिकता ग्रहण की है तो वे इन जितने भी नागरिकता के कानून हैं उन सभी के अधीन ही होगा। अब हमारा लास्ट आर्टिकल है नागरिकता से संबंधित आर्टिकल 11। यह अनुच्छेद भारत की संसद को नागरिकता के अधिग्रहण या समाप्ति के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। तो सारा दारोमदार जो है नागरिकता का वो किस पर है, भारतीय संसद पर। भारतीय संसद किसी भी नागरिकता से संबंधित कोई कानून बना सकती है, नागरिकता के ग्रहण करने से संबंधित कोई कानून बना सकती है या नागरिकता के त्यागने या समाप्ति से संबंधित कोई भी कानून या अधिनियम बना सकती है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे, ये तो एक संवैधानिक प्रावधान थे। अब कालांतर में 1955 में नागरिकता अधिनियम जो है संसद लेकर आई, क्योंकि संसद को संविधान ने अधिकार दे दिया था कि वो नागरिकता से संबंधित कोई भी प्रावधान या नियम कानून बना सकती है। तो संसद ने क्या किया, 1955 में नागरिकता अधिनियम यहां पर लेकर आई। ठीक है, अब समय समय पर क्या होता रहा, इस नागरिकता अधिनियम में भी जैसे हमने करंट अभी पीछे 2020 के आसपास हमने देखा था कि नागरिकता से संबंधित एक अधिनियम बना था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 2019 है ना, ये काफी चर्चा में रहा, काफी प्रोटेस्ट भी हुए थे। तो ये जो था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019, ये नागरिकता अधिनियम 1955 में ही एक संशोधन था। और अब हम आगे चलकर ये भी देखेंगे कि नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार और कब कब संशोधन हुआ है और ये 2019 वाला कौन सा संशोधन था। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है 30 दिसंबर। अच्छा, ये हो गया हमारे अनुच्छेद की यहाँ पर समाप्ति हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट 1955।
30 दिसंबर 1955 को अधिनियमित किया गया। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू करने की तिथि क्या है? 30 दिसंबर 1955। नागरिकता भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण विषय है, तो उसके अधिनियम के लागू होने की तिथि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमें याद रखना है 30 दिसंबर 1955 नागरिकता अधिनियम के लागू होने की तिथि। ठीक है, यह भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और निर्धारण के लिए कानून को संरेखित करता है। यह अधिनियम जो है भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और उसके त्यजन के बारे में जानकारी देता है। इसे 19 धाराओं और 3 अनुसूचियों में विभाजित किया है। ठीक है, तो नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955, इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? एक तो इसके लागू होने की तिथि है। ठीक है, लागू होने की तिथि क्या है? 30 दिसंबर 1955। ठीक है, अभी अभी हमने देखा 30 दिसंबर, लागू कब हुआ? 30 दिसंबर 1955। ठीक है, कितनी धाराएं हैं? 19 धाराएं हैं। अनुसूची कितनी है इसमें, इस अधिनियम में? 3 अनुसूचियां हैं। ठीक है, और किसने लागू किया? संसद ने, भारतीय संसद ने। तो ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब नागरिकता अधिनियम जो है हमारा, नागरिकता अधिनियम 1955, ये कितने प्रकार से भारत में नागरिकता के ग्रहण करने के प्रावधान करता है? ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कितने प्रकार से नागरिकता को ग्रहण करने के प्रावधान करता है। पहले देख लेते हैं नागरिकता के अर्जन करने के प्रावधान। ठीक है, किसके अनुसार है? नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार। तो पहला होगा हमारा जन्म से नागरिकता ग्रहण करना। ठीक है, जन्म से। दूसरा होगा वंशानुक्रम या ब्लड रिलेशन के आधार पर। ठीक है, दूसरा हो जाएगा वंशानुक्रम या ब्लड रिलेशन। तीसरा हमारा नागरिकता ग्रहण करने का जो तरीका होगा वो हो सकता है पंजीकरण। ठीक है, पंजीकरण, देशीयकरण। नेक्स्ट होगा हमारा देशीयकरण या प्रकृतिकरण। देशीयकरण। फिफ्थ होगा किसी दूसरे भूभाग को अपने क्षेत्र में मिलाने के बाद, यानी कि विलय के द्वारा। क्षेत्र, यहां पे लिख सकते हैं हम क्षेत्र अर्जन के बाद। क्षेत्र के विलय के बाद। ठीक है, तो फर्स्ट होगा हमारा बाय बर्थ। ठीक है, बाय बर्थ आपका ब्लड रिलेशन के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर। है ना। देशीयकरण, देशीयकरण को हम कह सकते हैं प्रकृतिकरण या नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन। और नेक्स्ट होगा हमारा क्षेत्र अधिकरण, अर्थात अगर हम किसी का दूसरे भूभाग को, जैसे सिक्किम को हमने, पांडिचेरी को, गोवा को अधिकृत किया, इस आधार पर क्षेत्र अधिकरण के द्वारा, बाय इक्वाइजेशन। ठीक है, तो
तो इन 5 आधार पर हम नागरिकता का अर्जन कर सकते हैं। दूसरा नागरिकता की समाप्ति की बात करता है। जो नागरिकता अधिनियम है वो नागरिकता की समाप्ति की बात करता है। तो 3 तरह से नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। एक तो त्याग कर, कोई व्यक्ति नागरिकता त्याग दे, या फिर उसकी नागरिकता को निरसित किया जा सकता है निरसन के आधार पर। ठीक है। और तीसरा हो सकता है हमारा वंचना के आधार पर। ठीक है, निरसन या समाप्ति कह सकते हैं, और तीसरा जो है वो वंचना के आधार पर। देखो, पहला तो है अगर कोई व्यक्ति स्वतः नागरिकता त्याग दे। वो कोई व्यक्ति नागरिकता क्यों त्यागेगा? जब वो कहीं किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने वाला हो। ठीक है। दूसरा है निरसन के आधार पर। अगर व्यक्ति ने खुद ही नागरिकता नहीं त्याग की है, तो अगर उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता पहले ले ली है और अपने देश की नागरिकता नहीं त्यागी है, यानी भारत की बात चल रही है, तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, यानी कि निरसित हो जाएगी। नेक्स्ट है वंचना के आधार पर। ठीक है, वंचना के आधार पर। वंचना अर्थात जैसे अगर किसी व्यक्ति को भारत ने नागरिकता दी है, अगर नियम कानून के अकॉर्डिंग वो नहीं चल रहा है और संविधान के खिलाफ जा रहा है, तो उसको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो भारत के मूल नागरिक हैं, जो भारत में जन्मे और वंशानुक्रम के आधार पर नागरिक हैं, उनका यहाँ पर उनको वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं जन्म से नागरिकता। इनको डिटेल में देख लेते हैं कि जन्म के आधार पर नागरिकता के क्या क्या प्रावधान हैं, और नागरिकता अधिनियम की किस धारा में जन्म से या फिर तरह तरह की जो यहाँ पर बिंदु है नागरिकता ग्रहण करने के, वो किस किस धारा में है। ठीक है। तो पहला है हमारा जन्म से। ठीक है, जन्म से नागरिकता अधिनियम की धारा 3 में उल्लिखित है। 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुए प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाती है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जनवरी 1987 से पहले भारत में पैदा हुए, ठीक है, व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। दूसरा आधार है नागरिकता का वंशानुगत आधार पर या ब्लड रिलेशन। ठीक है, इसको नागरिकता अधिनियम की धारा 4 में उल्लेखित किया गया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ हो, उसे भारतीय नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, किसी व्यक्ति को नागरिकता तब मिलेगी जब 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद देश के बाहर बच्चे के जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। ठीक है, तो ये संशोधन के बाद ये प्रावधान लाया गया है। अभी हम नागरिकता में संशोधन अधिनियम जो है उनको भी देखेंगे, तो वहां पर भी ये बातें आएंगी। ठीक है, तीसरा हमारा है पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण के द्वारा जो नागरिकता का प्रावधान है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो धारा 5 के आधार पर पंजीकरण के द्वारा जो है नागरिकता दी जाती है। कोई भी व्यक्ति जो भारतीय मूल का है और भारतीय नागरिक बनने के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले, ठीक है, कोई व्यक्ति जो भारतीय मूल का है लेकिन वो भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो उसको पंजीकरण करने के लिए क्या आवश्यक है, पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल तक भारत में रह रहा हो। ठीक है, तो एक ये लिमिट तय कर दी है कि 7 साल तक वो भारत में रहा हो। ठीक है, तो ये पंजीकरण द्वारा हमें नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से शादी की हो, ठीक है, विवाह के आधार पर, और भारतीय नागरिक बनने के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल तक भारत में रह रहा हो। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने किसी भारतीय नागरिक से शादी की है, वो महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है, तो उसे भी भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 साल तक यहाँ पर रहना जरूरी है। अब फोर्थ आता है हमारा देशीयकरण द्वारा। ठीक है, देशीयकरण या इसको हम प्रकृतिकरण भी कह सकते हैं। ये अधिनियम की धारा 6 में है, 12 वर्षों तक। ठीक है, देशीयकरण मतलब जब कोई व्यक्ति ज्यादा
अधिकांश समय तक वो किसी देश में रहा हो और वो वहाँ के वातावरण के अनुसार ढल जाता है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के समाज में घुल मिल जाता है, तो अब उस वो क्या हो जाता है, उसको क्या कह सकते हैं हम कि वो एक वहाँ के लिए प्राकृतिक हो गया, मतलब वो वहाँ का देशी हो गया। ठीक है, कोई विदेशी था, है ना, या बाहरी व्यक्ति था, वो काफी समय तक किसी देश में रहा, अब यहाँ पे भारत की बात चल रही थी, वो भारत में रहा, तो वो क्या हुआ, यहाँ का देशी हो गया, मतलब यहाँ की संस्कृति समाज से वो घुल मिल गया, तो अब एक तरह से वो यहाँ का देशीय हो गया है, कहते नहीं देशी। तो उसके लिए जो नागरिकता का प्रावधान है वो 12 वर्षों तक भारत का सामान्य निवासी होना चाहिए और नागरिकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची की आवश्यकताओं को पूरा करना है। ठीक है, उसको 12 वर्षों तक यहाँ पे रहना आवश्यक है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए दूसरे देश की नागरिकता त्याग दी जाती है, लेकिन ऐसे देशों से नहीं होना चाहिए जो प्रकृतिकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकों को नागरिकता प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है, देशीयकरण द्वारा उन्हीं लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो उस देश के हैं जिस देश में वहां भी देशीयकरण द्वारा नागरिकता दी जाती हो। तो एक तरह से म्यूचुअल होना चाहिए, वो उस देश के होने चाहिए जिस देश में देशीयकरण द्वारा नागरिकता दी जाती हो। ठीक है, मतलब वहां पे भी देशीयकरण द्वारा नागरिकता दी जाती है और हमारे यहाँ भी नागरिकता देशीयकरण द्वारा दी जा रही है। अगर कोई ऐसे देश कहे कि उसके यहाँ पर उसके देश में नागरिकता देशीयकरण द्वारा नहीं दी जा सकती है और वो इस आधार पर नागरिकता प्राप्त करना चाहे कि मैं 12 वर्षों तक यहाँ पर रह चुका हूँ और यहाँ पे मतलब संस्कृति और समाज से घुल मिल गया हूँ, तो मुझे नागरिकता प्रदान कर दीजिए, तो ये इसके नियमों को पूर्ण रूप से फॉलो नहीं करता है, तो उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति, और क्या क्या इसमें प्रावधान है, अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए और भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जो उल्लिखित भाषाएं हैं कम से कम एक भाषा से उसको परिचित होना चाहिए। हमने भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची को हमने पढ़ा था, तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। ठीक है, 22 भाषाएं हैं, तो उन 22 भाषाओं में से मूल संविधान में कितनी थी, मूल संविधान में 14 थी और संशोधन के माध्यम से 8 और भाषाएं जोड़ दी गई हैं, तो टोटल 22 भाषाएं, उनमें से किसी एक से वो परिचित जरूर होना चाहिए। अब 5वां जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है नागरिकता ग्रहण करने का, वो है क्षेत्र को भारत क्षेत्र में शामिल करके या विलय के द्वारा, और ये प्रावधान जो है नागरिकता अधिनियम की धारा 7 में है। ठीक है, यदि देश अपनी संप्रभुता के तहत एक अतिरिक्त क्षेत्र जोड़ता है तो उस देश के लोग भारत के नागरिक बन जाएंगे, जैसे भारत ने सिक्किम का अधिग्रहण किया है, पांडिचेरी का किया है और गोवा का किया था, तो वहां के नागरिक जो थे वो स्वतः भारत के नागरिक हो गए, क्योंकि वो क्षेत्र अब भारत का अखंड हिस्सा हो गया था। भारत ने गोवा, दमन और दीव के क्षेत्र को पुर्तगालियों से छीन लिया, इसलिए जो कोई भी या जिनके माता पिता दादा दादी में से किसी एक का जन्म 20 दिसंबर 1961 से पहले हुआ था, वे अब गोवा, दमन, दीव के केंद्र शासित प्रदेश में शामिल होंगे। उस दिन गोवा, दमन, दीव नागरिकता आदेश 1962 के तहत भारत का नागरिक बन गया माना जाता है। ठीक है, अब हम नागरिकता का निरसन या समाप्ति के बारे में जो प्रावधान भारत के नागरिकता अधिनियम 1955 में है उनको देख लेते हैं। तो अभी हमने एक ओवरव्यू लिया था, तीन तरह से नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। एक तो था त्याग कर, दूसरा निरसन और तीसरा क्या था, ठीक है, एक तो त्याग कर, दूसरा निरसन के आधार पर और तीसरा था यहां पर हमारा टर्मिनेशन के आधार पर। ठीक है, टर्मिनेशन के आधार पर, समाप्ति या वंचना के आधार पर, वंचना को ही टर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, टर्मिनेशन के आधार पर
या वंचन के आधार पर, वंचन या वंचना कुछ भी यहाँ पर इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम त्याग के आधार पर नागरिकता की समाप्ति का जो है प्रावधान देख लेते हैं क्या क्या है। धारा 8 में है नागरिकता अधिनियम की, जो व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने के लिए अपनी भारतीय नागरिकता त्याग देता है वह भारतीय नागरिक नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, अगर किसी व्यक्ति ने नागरिकता त्याग दी है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, यानी किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने के लिए अगर भारत की नागरिकता त्याग दी है तो वह भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। जब पिता अपनी नागरिकता खो देता है तो उसके नाबालिग बच्चे भी नागरिकता खो देते हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उसका कोई नाबालिग बच्चा है तो अगर वो किसी भारत की नागरिकता त्याग देता है तो उसके जो नाबालिग बच्चे हैं वो भी भारत की नागरिकता खो देंगे। फिर भी लेकिन उन बच्चों के लिए जो है यहाँ पे एक ऑप्शन है, वह बच्चा जिसने उपर्युक्त तारीखों से अपनी नागरिकता खो दी है पूर्ण आयु प्राप्त करने के बाद 1 वर्ष के भीतर इसे पुनः प्राप्त कर सकता है। जब वह पूर्ण आयु अर्थात जब वो 18 वर्ष का होता है, बालिग हो जाता है, तो उसके बाद अगर वे चाहे तो 1 वर्ष के भीतर भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन यहाँ पर दे सकता है, उसको ये ऑप्शन प्राप्त है। हाँ, भले ही उसके माता या पिता ने नागरिकता त्याग दी है। दूसरा हमारा जो नागरिकता समाप्ति का बिंदु है वो है समाप्ति, है ना, निरसन या समाप्ति। इसको अधिनियम की धारा 9 के तहत यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, जब कोई व्यक्ति भारत को सूचित किए बगैर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता जो है भारत सरकार समाप्त कर देती है। ठीक है, एक है भगवती प्रसाद बनाम राजीव गांधी। ठीक है, 1986 का मामला है, के मामले में धारा 9 पर किसी मुद्दे का जवाब देने की शक्ति उच्च न्यायालय के बजाय केंद्र सरकार को प्रदान की गई है, तो इस आधार पर जो निर्णय लेगी वो भारत सरकार लेगी। ठीक है, मध्य प्रदेश बनाम पीर मोहम्मद एवं अन्य 1963 का ये मामला है, और हरिशंकर बनाम सोनिया गांधी 2001 का मामला है। इसमें अधिनियम की धारा 9 के संबंध में न्यायालय ने समान अनुपात निर्णय को अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तीसरा बिंदु है वंचना के आधार पर। धारा 10 में इसका उल्लेख है, अधिनियम की 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है उसकी धारा 10 में इसका उल्लेख है। ठीक है, भारत सरकार के पास किसी भी व्यक्ति को उसकी भारतीय नागरिकता से वंचित करने की शक्ति है यदि वह पंजीकरण, देशीयकरण, इन 2 तरीकों से अगर किसी ने नागरिकता प्राप्त की है, पंजीकरण और देशीयकरण, तो उसको भारत सरकार नागरिकता से वंचित कर सकती है। यह अनुच्छेद 5 खंड सी के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करता है। ठीक है, उक्त अनुच्छेद भारत में अधिवास के लिए प्रारंभ में नागरिकता के बारे में बात करता है, और जो संविधान के प्रारंभ होने से तुरंत पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत का निवासी रहा हो। क्योंकि हमने देखा था अनुच्छेद 5 में एक तो जन्म से और भारत का निवासी होने के आधार पर संविधान लागू होने के समय नागरिकता दी गई, और एक ऑप्शन ये था कि जो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहे हैं उनको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो ऐसे व्यक्तियों को, और पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को, और देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को भी भारत सरकार नागरिकता से वंचित कर सकती है। अब बात करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम। देखिए 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है इसको कई बार समय समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधित किया गया है। सबसे पहले जो इसमें संशोधन किया गया वो 1986 में किया गया, 1986 में। ठीक है, 1986 में किया गया था। इस संशोधन में क्या प्रावधान है उसको देख लेते हैं। इस संशोधन में रक्त संबंध द्वारा नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। ठीक है, नागरिकता की अवधारणा को रक्त संबंध द्वारा अपनाया गया है। प्रारंभ में संविधान लागू होने के दौरान किस अवधारणा को अपनाया गया था? जन्म स्थान वाली अवधारणा को, जन्म से नागरिकता या जन्म स्थान वाली नागरिकता को यहां पर अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद
लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है वे भारतीय नागरिक होंगे। अब संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि नागरिकता अधिनियम 1955 में यही प्रावधान था कि जिस व्यक्ति का भारत में जन्म हुआ है वह भारत का नागरिक बन जाएगा। लेकिन इस आधार पर जैसे पाकिस्तान या किसी भी देश के नागरिक क्या करते थे, वो बच्चे की पैदाइश के समय यहाँ पर भारत आ जाते थे, ठीक है, और वो उनका पैदा होने वाला बच्चा जो होता था वो स्वतः जन्म के आधार पर भारत का नागरिक बन जाता था। तो इसका काफी दुरुपयोग हो रहा था, है ना, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता था। तो इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने और संसद ने 1986 में एक संशोधन किया और एक तिथि निर्धारित कर दी कि 1 जुलाई 1987 से पहले जो भारत में पैदा हुए हैं वही केवल नागरिक बने रहेंगे। 1 जुलाई 1987 के बाद और 4 दिसंबर 2003 से पहले जन्मे लोगों को नागरिकता मिल सकती है यदि उनके माता पिता में से कोई भी भारत में पैदा हुआ हो। एक यहाँ पर ये लिमिट लगा दी कि केवल जन्म स्थान के आधार पर ही नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब 1 जुलाई 1987 के बाद जो है उस बच्चे के माता पिता में से कोई एक या दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है, उनका जन्म भारत में नहीं हुआ हो। नेक्स्ट हमारा संशोधन हुआ है 1992 में नागरिकता अधिनियम में। 1955 का हमारा नागरिकता अधिनियम है, 1986 में संशोधन हुआ, नेक्स्ट संशोधन हुआ 1992 में, ठीक है। इस संशोधन के माध्यम से नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1) सब क्लोज सी में पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के नियमों में बदलाव किया। तो जो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो नागरिकता प्राप्त करने के यहाँ पर प्रावधान थे उनमें कुछ संशोधन किया गया है 1992 में, ठीक है। इसमें विशेष रूप से भारतीय नागरिकों के बच्चों को नागरिकता देने का प्रावधान स्पष्ट किया गया है, चाहे वे विदेश में जन्मे हों। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा जो है विदेश में जन्मा हो भारतीय नागरिक का, तो उनके संबंध में 1992 में जो है प्रावधान किए गए। इस संशोधन ने यह सुनिश्चित किया कि जो व्यक्ति भारत के नागरिक से विवाह करने के बाद भारत में निवास कर रहे हैं उन्हें भी पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था हमने यहाँ पर इस पॉइंट में देख ही लिया है, विदेश में जन्मे बच्चों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया को सरल करना, ठीक है। अब संशोधन हुआ 2003 में, ठीक है, 2003 में संशोधन हुआ। तीसरा संशोधन नागरिकता अधिनियम में नागरिकता के लिए कानून और अधिक कठोर हो गया, ठीक है। अब जो नागरिकता प्राप्त करने का कानून था, जो प्रक्रिया थी, उसको और अधिक कठोर बना दिया गया। इसमें क्या संशोधन किया गया, क्योंकि इसमें यह आधार जोड़ा गया कि 4 दिसंबर 2004 को या उसके बाद पैदा हुआ कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसके माता पिता में से एक को भारतीय नागरिक होना चाहिए और दूसरे को अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे अवैध प्रवासी और प्रवासी की क्या संकल्पना है। ठीक है, एक तो हमने देखा था नागरिक, दूसरा विदेशी, विदेशी जो नागरिक नहीं है, एक होता है शरणार्थी और एक होता है अवैध शरणार्थी। ठीक है, नागरिक को हम जान ही गए हैं, नागरिक क्या होता है, विदेशी क्या होता है, जो नागरिक नहीं है, ठीक है। और तीसरा होता है शरणार्थी, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किन्हीं कारणों भारत में शरण ली है ना, और वो लीगल रूप से यहाँ पर है तो उसको शरणार्थी कहते हैं, ठीक है। और एक होता है अवैध शरणार्थी, है ना, जो बिना किसी पासपोर्ट और वीजा के भारत में आए हैं, है ना, चाहे वो घुसपैठ के माध्यम से आए हो या किसी भी तरीके से आए हो, तो उनको अवैध शरणार्थी कहा जाता है।
अब नेक्स्ट हमारा संशोधन हुआ था 2005 में, 2003 के बाद 2005 में हुआ था। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में क्या प्रावधान है ये देख लेते हैं। इसने दोहरी नागरिकता की अवधारणा स्थापित की, लेकिन यह देखिए, अब दोहरी नागरिकता का ये मतलब नहीं है कि भारत ने दोहरी नागरिकता अपना ली है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। क्योंकि कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अगर हम किसी एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, मान लीजिए यूएसए है, यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो यूएसए का नागरिक यूएसए का भी रह सकता है और किसी अन्य देश की भी नागरिकता रख सकता है। ऐसा भारत में नहीं है। भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो इसने दोहरी नागरिकता की अवधारणा स्थापित की, लेकिन यह पाकिस्तान या बांग्लादेश से आने वाले नागरिकों पर लागू नहीं है। ठीक है, यहां दोहरी नागरिकता का मतलब भारत के विदेशी नागरिक ओसीआई की नागरिकता से है। ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देख लेते हैं भारत के प्रवासी नागरिक। ओसीआई को भारत के प्रवासी नागरिक भी कहा जाता है। ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, किसी दूसरे देश में रहने या काम करने वाले भारत के नागरिक को भारत के नागरिक प्रवासी नागरिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत के प्रवासी नागरिक के नाम से जाना जाता है। भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड की अवधारणा को 2015 में ओसीआई कार्ड के साथ विलय कर दिया गया था। ठीक है, तो जो भारत के प्रवासी नागरिक होते हैं उनके पास ओसीआई कार्ड भी होता है। भारतीय मूल के व्यक्ति का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास पासपोर्ट तो किसी दूसरे देश का है लेकिन मूल भारतीय है। ओसीआई कार्ड ले जाना अनिवार्य था। ठीक है, उसके ओसीआई व्यक्ति उसको कहते हैं, या भारतीय मूल के व्यक्ति उन नागरिकों को कहते हैं जिनके पास भारत का पासपोर्ट तो नहीं है लेकिन वह भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट है हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में क्या हुआ, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन स्कीम को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, पीआईओ कार्ड धारक को समाप्त कर दिया गया और ओसीआई कार्ड में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, अब विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को अधिक सरल प्रक्रिया से भारतीय नागरिकता या सुविधाएं दी जा सकती हैं। अर्थात जो ओसीआई कार्ड धारक हैं वो भारत में व्यापार कर सकते हैं अच्छे से और अनेक सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे 2015 का ये अधिनियम है। इसमें ओसीआई कार्ड धारकों को अब लंबी अवधि का वीजा, संपत्ति खरीदने की अनुमति और शिक्षा व आर्थिक लाभ दिए गए। यानी कि जो ओसीआई हैं वो भारत में शिक्षा के उद्देश्य से आ सकते हैं, उनको यहाँ पे छूट प्रदान की जाएगी, वो संपत्ति भी यहाँ पर खरीद सकते हैं और वो लंबी अवधि का वीजा यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। यह संशोधन प्रवासी भारतीयों के लिए भारत से संपर्क बनाए रखने को आसान बनाता है। ठीक है, ये उन्हीं के लिए है जो भारत के भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, है ना, और प्रवासी नागरिक हैं। उद्देश्य क्या है इसका, प्रवासी भारतीयों के साथ संबंध मजबूत करना और उनकी सुविधा के लिए एकीकृत कार्ड सिस्टम लागू करना। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अब जो सबसे अंत में संशोधन हुआ है नागरिकता अधिनियम में 2019 में, काफी चर्चा में भी था ये। ठीक है, चर्चा में क्यों था, क्योंकि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन तीन राष्ट्रों के जो अल्पसंख्यक हैं उन समूहों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, इस अधिनियम द्वारा प्राथमिक संशोधन नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 2(1)(b) में एक परंतुक जोड़ना था, यानी कि एक सब क्लोज जोड़ना था। इस परंतुक में कहा गया कि निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। यानी कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन तीन राष्ट्रों के जो अल्पसंख्यक हैं, कौन कौन, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन
पारसी और ईसाई, इन 6 वर्गों के लोगों को यहाँ पर भारत में जो अगर ये रह रहे हैं तो इनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ठीक है, और समुदाय से संबंधित है कोई भी व्यक्ति जिसने 31 दिसंबर 2014 को, ठीक है, एक ये तिथि निर्धारित की गई 31 दिसंबर 2014 की, इस तिथि को या इससे पहले भारत में प्रवेश किया है, वे भारत के अवैध नागरिक, अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे। और इसमें यह भी प्रावधान कर दिया गया कि इनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा पासपोर्ट, भारत में प्रवेश अधिनियम 1920, ठीक है, तो भारत का जो पासपोर्ट अधिनियम है वो 1920 का है कि धारा 3 की उपधारा 2 के खंड सी के तहत यह विदेशी अधिनियम 1946 के प्रावधानों या इसके तहत बनाया गया, क्योंकि नियम या आदेश के तहत आवेदन से छूट दी गई। ठीक है, तो ये रहा हमारा नागरिकता अधिनियम और नागरिकता से संबंधित जितने भी नागरिकता अधिनियम में संशोधन हुए हैं उन सभी को हमने यहाँ पर देख लिया है। अब बात करते हैं प्रश्नों की। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि नागरिकता अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे। ठीक है, तो नागरिकता में जो संवैधानिक रूप से जो नागरिकता के प्रावधान है, आर्टिकल 5 में हमने देखा जन्म से या निवास के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। दूसरा हमारा आर्टिकल 6 देखा हमने, जो भारत में पाकिस्तान से आए थे उनके लिए नागरिकता के प्रावधान। उसके बाद आर्टिकल 7 में देखा हमने, जो भारत से पाकिस्तान पलायन करके चले गए उनके लिए नागरिकता के लिए क्या प्रावधान थे। उसके बाद आर्टिकल 8 में हमने भारत से बाहर जो रह रहे हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, उनके लिए नागरिकता के क्या प्रावधान है। उसके बाद आर्टिकल 9 में हमने देखा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता त्याग देता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 में हमने देखा जो नागरिक हैं वो नागरिकता अधिनियम या संविधान में जो नागरिकता के प्रावधान है उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे अप्लाई, उन पर रूल रेगुलेशन अप्लाई होंगे। उसके बाद आर्टिकल 11, इसमें क्या देखा था कि संसद ही नागरिकता से संबंधित जो है नियम कानून बनाएगी। उसके बाद नागरिकता अधिनियम 1955 में, इसमें नागरिकता ग्रहण करने के तरीकों को बताया गया है और नागरिकता के निरसन के तरीकों को बताया गया है। 5 तरीके नागरिकता के ग्रहण करने के हैं और 3 नागरिकता की समाप्ति के हैं, है ना। 5 तरीके कौन कौन से हैं? जन्म से, वंशानुगत के आधार पर या ब्लड रिलेशन के आधार पर। तीसरा हमने देखा था पंजीकरण के आधार पर। चौथा हमने देखा था देशीयकरण या प्रकृतिकरण के आधार पर। 5वां किसी भी क्षेत्र को, किसी विभाग को भारत में विलय के आधार पर उस क्षेत्र के नागरिक जो है वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। उसके बाद नागरिकता के निरसन की जो 3 तरीके थे वो क्या क्या थे? एक तो था अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से त्याग दे नागरिकता तो एक तो त्याग, दूसरा निरसन और तीसरा वंचना के आधार पर नागरिकता का जो है समापन। उसके बाद हमने नागरिकता में संशोधन देखा कि कब कब कितनी बार नागरिकता में संशोधन हुआ है। तो 1900, ठीक है, अब देख लेते हैं कितनी बार हुआ है। प्रश्न ये आ सकता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो पहला संशोधन हमारा हुआ था 1986 में, ठीक है, दूसरा हुआ था 1992 में, तीसरा हमने देखा था 2003 में हुआ था, उससे अगला चौथा हुआ था 2005 में, 2005 के बाद 5वां हुआ था 2015 में, ठीक है, और छठा जो हमारा संशोधन हुआ था 2019 में, जो कि लेटेस्ट अमेंडमेंट है सिटीजनशिप एक्ट में। तो अब तक 6 बार भारत के संवैधानिक जो भारत का नागरिकता अधिनियम है उसमें संशोधन हो चुका है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रश्नों की। पहला प्रश्न देखिए क्या है। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? ठीक है, ऑप्शन है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4 और पार्ट 6। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस भाग में आएगा? नागरिकता का प्रावधान ही भाग 2 में है, तो पार्ट 2 में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, वही होगी जो हमने अभी तक चर्चा की है, सारी थ्योरी पढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? क्वेश्चन वही है, बस इसकी लैंग्वेज चेंज हो गई है, तो आप देख लिए। यूपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तीसरा है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद भारत में नागरिकता के विषय में है? ठीक है, अनुच्छेद 333 से 337। तो भाग 2 में है, हमने देखा ही है, भारतीय संविधान के भाग से संबंधित हमने एक क्लास की थी, तो उसमें 5 से 11 तक हमने बताया था और आज भी बताया है, तो इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी सही है? ठीक है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, क्या ऐसा है भारत में? सिंगल सिटीजनशिप ऑफ ए स्टेट, राज्य की एकल नागरिकता, क्या भारत में राज्य की नागरिकता है? ठीक है। तीसरा है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होने वाला है? राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता। तो दोहरी नागरिकता का तो प्रावधान भारत में है ही नहीं, और दोहरी नागरिकता राष्ट्र की नहीं, राज्य की भी नहीं है। ठीक है, राज्य की एकल नागरिकता, राज्य की नागरिकता का भी कोई प्रावधान नहीं है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, तो भारत में क्या है? संपूर्ण भारत की, जो भारत है, इसकी एकल नागरिकता का प्रावधान है। राज्यों की प्रावधान का, राज्यों की नागरिकता का भारत में कोई प्रावधान नहीं है। जैसे यूएसए में राज्यों की नागरिकता का भी प्रावधान है। जैसे यूएसए में 50 राज्य हैं, तो वहां के व्यक्ति की या वहां के नागरिक की, देश की तो एक ओवरऑल नागरिकता होती ही है, वहां पर राज्य की भी अलग नागरिकता होती है, तो उन्हें अपने राज्य से विशेष जो है कुछ अधिकार अलग से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सिंगल सिटीजनशिप ऑफ, ये तो इसका आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, क्या ऐसा है भारत में? ठीक है, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। ठीक है, ए सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। ठीक है। तीसरा है, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा सही है कि किसी भी व्यक्ति की भारत में एक ही नागरिकता होगी और एक ही उसका डोमिसाइल होगा। ठीक है, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बनता है, तो ऐसा नहीं है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष भारत का नागरिक हो, यही एक शर्त है नागरिकता के रूप में कि भारत का वह नागरिक हो। जन्म से ही नागरिक भारत का राष्ट्राध्यक्ष बनता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, फर्स्ट सही है, दूसरा गलत है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसको समाप्त नहीं किया जाएगा, क्या ऐसा है? हमने नागरिकता के समापन के 3 जो है तरीकों को देखा था। तीसरा था वंचना। वंचना यानी कि देशीयकरण और पंजीकरण के आधार पर जिन लोगों ने नागरिकता प्राप्त की है उनको यहाँ पे वंचित किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत होगा। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत होगा और पहला केवल एक सही होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाता है ए, केवल एक। देखिए यूपीएससी 2021 में पूछा गया, आईएएस प्री में क्वेश्चन है। नेक्स्ट, देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का आधार। देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का आधार है जन्म, चयन, बल प्रयोग या वंशानुक्रम। ठीक है, तो देशीकरण के द्वारा भारत का नागरिकता प्राप्त करने का आधार क्या है? चयन, यानी किसी व्यक्ति कोई चयन करता है कि मैं भारत का नागरिक बन जाऊं। देशीकरण का हमने प्रावधान देखा था कि 12 वर्षों तक वो भारत में रह चुका हो, और ठीक है सदाचारी हो, एक प्रावधान ये था। 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? ठीक है, नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, या फिर पार्लियामेंट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल पार्लियामेंट ही या संसद ही
नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। ठीक है, डी इसका सही उत्तर हो जाता है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है 1955 का, उसमें नागरिकता प्राप्त करने के कुछ तरीके दिए हुए हैं। क्या जन्म द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग में सम्मिलन द्वारा प्राप्त की जा सकती है, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो बैंक में धन जमा करने का तो कोई तरीका हमने देखा ही नहीं था, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न था भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किनके द्वारा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है? बाय बर्थ, बाय ओरिजिन, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेशनलाइजेशन और बाय मर्जर ऑफ टेरिटरी। तो कौन कौन सा इसमें हो सकता है? ठीक है, जन्म द्वारा भी हो सकता है, ओरिजिन द्वारा भी हो सकता है, पंजीकरण द्वारा भी कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है, राष्ट्रीयकरण द्वारा भी कर सकता है और राज्य क्षेत्र के मिल जाने से भी कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 1 2 3 4 पांचों इसका सही है। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। ठीक है, नागरिकता के खोने से या समाप्ति से संबंधित है। भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दे। ठीक है, कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता का परित्याग अगर कर देता है तो वो भारत की नागरिकता खो देगा, ये भी सही है। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी नागरिकता भारत की स्वतः समाप्त हो जाती है। तो ये बी ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है। ठीक है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, तो क्या विवाह करने मात्र से किसी देश की, किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाएगी? तो ऐसा कोई हमने प्रावधान नहीं पढ़ा है। तीसरा गलत हो जाता है। सरकार की आलोचना करता है, क्या सरकार की आलोचना करने मात्र से कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा? तो ये भी गलत है। ठीक है, सरकार की आलोचना करने से तो कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता नहीं खो देगा, लेकिन अगर संविधान के खिलाफ अगर जाता है और वो भारत का नहीं है, यानी कि उसने मूल रूप से भारत का वो नहीं है, देशीकरण या पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की है, तो वही भारत की नागरिकता खो सकता है वंचना के आधार पर। ठीक है, क्योंकि भारत में जो है अब वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार के अधीन स्वतंत्रता का अधिकार है, तो सरकार की आलोचना करना तो किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2। सी इसका सही उत्तर है। एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा। 11वां क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा, वह नागरिकता का स्वेच्छा से परित्याग कर दे। ठीक है, परित्याग कर दे, सरकार उसकी नागरिकता वापस ले ले, वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ले ले, या उपयुक्त सभी। तो इसका क्या उत्तर होना चाहिए? कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भी नागरिकता त्याग कर सकता है, सरकार उसकी नागरिकता वापस ले सकती है, और वह स्वेच्छा से अपने अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो स्वतः समाप्ति के आधार पर उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो डी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है, उपयुक्त सभी। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? किसके आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए? पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में उसको कितने वर्ष बिताने होंगे? अभी अभी हमने थ्योरी क्लास की है, तो उसमें क्या हमने पढ़ा था कि किसी व्यक्ति को 7 साल तक भारत में रहना आवश्यक है। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 7 साल तक। ठीक है, ये ऊपर नीचे ऑप्शन हो चुके हैं, तो सी इसका यहां पर सही उत्तर होगा। नागरिकता का अर्थ है। ठीक है, नागरिकता का अर्थ है नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार, लोकसभा और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार, संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार। ठीक है, तो नागरिकता का यहां पर अर्थ क्या है? नागरिकों के पूर्ण सिविल और राजनीतिक अधिकार। तो हमने नागरिक की और नागरिकता की अवधारणा में पढ़ा था कि किसी
भूभाग पे अपना अधिकार और शक्तियां रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो नागरिक कहलाते हैं और उनको अधिकार भी होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। लोकसभा और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार, क्या ऐसा है? और तीसरा है संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार। ठीक है, हर राज्य की विधानसभा का तो नहीं है। लोकसभा का मत देने का तो अधिकार होता है, लेकिन हर राज्य की विधानसभा को में मताधिकार का अधिकार थोड़ी होता है किसी नागरिक का। जिस राज्य का वो है उसी राज्य में वो है अपना मत जो है मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट दूसरा वाला गलत हो जाता है, पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत। तो एलिमिनेशन के आधार पर भी हम इसे कर सकते थे, ए हो जाए बी हो जाएगा इसका सही। नागरिकता विधेयक 2019 को संसद ने किस तिथि को पारित किया? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नागरिकता विधेयक जो 2019 वाला है इसको किस तिथि को पारित किया गया था, देख लेते हैं। 2019 है ये तो हमें पता है, लेकिन किस तिथि को किया गया? 11 दिसंबर, 10 दिसंबर, 9 दिसंबर या 8 दिसंबर? तो 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को यहां पर पारित किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनिवासी भारतीय या एनआरआई, नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस, भारत में रुपए लेखा और विदेशी मुद्रा लेखा दोनों नहीं रख सकते। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने संस्तुति की है कि अनिवासी भारतीयों के विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाए। ठीक है, तो इसका क्या है? अनिवासी भारतीय भारत में रुपया लेखा है ना, नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस कैन नॉट मेंटेन बोथ रुपी एंड फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, नहीं रख सकते। और दूसरा वाला महिला आयोग ने भी सिफारिश की थी कि अनिवासी भारतीयों के विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य कर देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं और विस्तार से। ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक या भारतीय मूल का है और भारत के बाहर कम से कम 183 दिन निवास करता है तो वो क्या कहलाता है? अनिवासी भारतीय कहलाता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन कहलाता है। अनिवासी भारतीय भारत में रुपए लेखा और विदेशी मुद्रा लेखा दोनों नहीं रख सकते। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संस्तुति की है कि अनिवासी भारतीयों के विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य कर देना चाहिए। एनआरआई के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाएं निम्न हैं: अचल संपत्ति में निवेश, करदाता में छूट, जमाओं की जमानत पर ऋण की सुविधा, विदेशी मुद्रा में जमा का आहरण, शेयरों प्रतिभूतियों में निवेश, भारतीय संस्थाओं कंपनियों में जमा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक प्रवासी भारतीय नागरिक के बारे में सही नहीं है? प्रवासी भारतीय नागरिक के बारे में सही नहीं है। यहाँ पर ओवरसीज सिटीजन्स की बात आ जाती है, कौन सा सही नहीं है? एक ओसीआई किसी दूसरे देश का नागरिक होता है। एक ओसीआई के पास भारत आने के लिए एकाधिक प्रवेश दीर्घकालिक वीजा होता है। ठीक है, यहां पे हमें नहीं बताना है। एक ओसीआई सभी मामलों में एनआरआई के बराबर होता है। एक ओसीआई सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता के मौलिक अधिकार का हकदार नहीं है। ठीक है, हमें यहां पर गलत कथन का चयन करना है। देखिए, पहला तो कथन सही है, जो ओसीआई होते हैं ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया वो भारत के नागरिक नहीं होते। एक ओसीआई किसी दूसरे देश का नागरिक होता है, तो पहला कथन हमारा सही है। दूसरे कथन की बात करते हैं, ओसीआई के पास भारत आने के लिए एकाधिक प्रवेश दीर्घकालिक वीजा होती है। तो जब हम अभी ओसीआई के बारे में पढ़ रहे थे तो ये था कि उनको दीर्घकालिक वीजा व्यापार की सुविधा दी जाती है, तो ऑप्शन बी भी हमारा सही हो जाता है। यहाँ पे एक ओसीआई सभी मामलों में एनआरआई के बराबर होता है। क्या सभी मामलों में एनआरआई के बराबर होता है? एनआरआई तो भारत के नागरिक भी होते हैं। एनआरआई कौन होते हैं? भारत के ऐसे नागरिक जो 183 दिन से भारत से बाहर रह रहे हैं, लेकिन ओसीआई तो भारत के नागरिक नहीं होते, तो सभी मामलों में ये गलत हो जाता है। तो सी ही इसका सही उत्तर यहां पर निकल के आ जाएगा।
ठीक है, इसका देख लेते हैं। प्रवासी भारतीय नागरिक सभी मामलों में एनआरआई के बराबर होता है। ठीक है, ये वाला कथन गलत है। उपर्युक्त अन्य कथन अर्थात एक ओसीआई किसी दूसरे देश का नागरिक होता है। एक ओसीआई के पास भारत आने के लिए एकाधिक प्रवेश दीर्घकालिक वीजा होता है तथा एक ओसीआई सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता के मौलिक अधिकार का हकदार नहीं है। ये वाला सत्य है। ठीक है, जो डी स्टेटमेंट था ये वाला इसका सही था। पहला, दूसरा और चौथा सही था, तीसरा गलत था। प्रवासी भारतीय नागरिक योजना पर मार्च 2021 में जारी नवीनतम अधिसूचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि भूमि खरीद सकता है। ठीक है, कृषि भूमि खरीद सकता है क्या? ओसीआई। चिकित्सक, अधिवक्ता, वास्तुविद तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट का पेशा अपना सकता है क्या? ठीक है, तीसरा ऑप्शन है हमारा, ओसीआई को उन क्षेत्रों में जाने के लिए विशेष अनुमति चाहिए जिन्हें केंद्रीय सरकार या सक्षम अधिकारी द्वारा संरक्षित या निर्बंधित या प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। चौथा है, ओसीआई किसी भी अनुसंधान, किसी भी मिशनरी या पत्रकारिता गतिविधि को प्रारंभ कर सकता है। ठीक है, तो हमें बताना था उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो कृषि भूमि खरीद सकता है क्या? ओसीआई जो है यहाँ पर भूमि खरीद सकता है? तो पहला ये वाला स्टेटमेंट गलत है, नहीं खरीद सकता। चिकित्सक, अधिवक्ता, वास्तुविद तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट का पेशा कर सकता है। हाँ, वे व्यवसाय की तो स्वतंत्रता उसको रहती है, तो ये कर सकता है। ओसीआई को उन क्षेत्रों में जाने के लिए विशेष अनुमति चाहिए जिन्हें केंद्रीय सरकार या सक्षम अधिकारी द्वारा संरक्षित या निर्बंधित या प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है, तो ये भी सही है। लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट जो है हमारा, ओसीआई किसी भी अनुसंधान, किसी भी मिशनरी या पत्रकारिता गतिविधि को प्रारंभ कर सकता है, ये वाला यहाँ पर गलत हो जाता है। किसी भी अनुसंधान, मिशनरी। ठीक है, तो इसका सिर्फ सी, 2 और 3 इसका कथन सही है, ये वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड योजना के बारे में क्या सही है? कार्ड धारक को भारत आने के लिए बहुउद्देशीय लाइफ टाइम वीजा मिलता है, लाइफ टाइम वीजा। ठीक है, नेक्स्ट है, वह भारत में कृषि भूमि खरीद सकता है या सकती है। तीसरा है, उसे मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। अगर 5 साल के लिए पंजीकृत है तो उसे स्वचालित रूप से भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो ओसीआई कार्ड धारकों के बारे में कौन सा कथन सही है? कार्ड धारक को भारत में आने के लिए बहुउद्देशीय लाइफ टाइम वीजा मिलता है, तो इसका ए स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई तक अंतर्विष्ट किए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राज्यता संघ और राज्य हैं किंतु नागरिकता इकेरी है। ठीक है, भारत तथा यूएसए के संविधानों में, अभी अभी हमने देखा था यूएसए के संविधान में नागरिकता का क्या है? दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है और पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाता है, तो केवल एक सही आएगा। ठीक है, और तीसरा कथन और है यहाँ, अच्छा 3 कथन है तो तीसरा और देख लेते हैं। कोई व्यक्ति जो देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी से अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। देशीकरण और पंजीकरण द्वारा जिस व्यक्ति ने भारत की नागरिकता प्राप्त की है उसको वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वंचित नहीं किया जा सकता है, तो केवल एक इसका यहाँ पर सही उत्तर आ जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान का उल्लेख है? ठीक है, तो किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान का? ठीक है, तो आर्टिकल 5 में इसका प्रावधान है, आर्टिकल 5 में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति है, क्या ये सही है? ये तो गलत है।
नागरिकता अधिनियम 1955 संसद द्वारा पारित किया गया, ये सही है। तो इसका कौन सा कथन सही आएगा? केवल 2। ठीक है, केवल 2। ठीक है, आगे भी काफी क्वेश्चंस लगे हुए हैं, इनको हम अगली क्लास में देख लेंगे, या फिर हाँ, इनको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। अगली हमारी क्लास होने वाली है नागरिकता के बाद मौलिक अधिकार पे, जो भारतीय संविधान का भाग 3 है। धन्यवाद।